हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की क्या क्या आलोचना हुई है। तो जानते हैं इसकी आलोचना क्या है। सबसे पहले इसकी आलोचना जो की गई कि अवास्तविक मान्यता है। तो फिशर ने अपने समीकरण में कई अवास्तविक मान्यताओं को शामिल किया, जैसे कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व और मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तत्व माना, और कमर्शियल ट्रांजैक्शन और मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लिया। तो यहाँ पर इसलिए इनकी जो है आलोचना की गई। फिर दूसरा जो आलोचना की गई वह की गई कि मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया। तो फिशर ने अपने सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा पूर्ति को अधिक महत्व दिया, और फिशर ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत स्तर परिवर्तित होते हैं, जबकि मुद्रा की मांग का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार फिशर केवल मुद्रा की पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व देते हैं यहाँ पर। फिर आलोचना का बिंदु यहाँ पर यह भी आया कि कीमत स्तर को जो है निष्क्रिय मानना। फिशर ने कीमत स्तर को एक निष्क्रिय एलिमेंट माना है, बल्कि कीमत स्तर एक सक्रिय एलिमेंट है। कीमत स्तर में चेंज होने से हमारी इकोनॉमी में कई सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं ना, कीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण। जबकि कीमत स्तर में वृद्धि होने से उद्यमी के जो लाभ के स्तर भी जो हैं बढ़ते हैं, और इस प्रकार कीमत स्तर को उन्होंने निष्क्रिय तत्व माना, जबकि कीमत स्तर जो है एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है यहाँ पर। फिर उन्होंने माना, फिशर ने पूर्ण रोजगार, उनकी आलोचना इसलिए भी की गई कि उन्होंने पूर्ण रोजगार माना। फिशर का परिमाण सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था पर ही लागू होता है, परंतु केन्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, और ये सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू नहीं होगा। ठीक है ना। फिर इसलिए भी आलोचना की गई क्योंकि व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में ये असफल रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तेज़ी की स्थितियां होती हैं, और कभी जो है मंदी का दौर आता है, और कभी स्टेबल कंडीशन भी रहती है। और यहाँ पर व्यापार चक्रों की व्याख्या ही उन्होंने नहीं की। तो फिशर का परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल रहा। यह मंदी और तेजी की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि यह व्यापारिक सौदे का आकार और मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लेता है। ठीक है, इसलिए इसकी व्याख्या की गई। फिर इसलिए व्याख्या की गई क्योंकि ब्याज दर के प्रभाव की अवहेलना यहाँ पर की गई। तो फिशर का सिद्धांत जो है कीमत पर ब्याज दर के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से ब्याज दर कम हो जाती है, और ब्याज की दर कमी होने से निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ने से आय और उत्पादन बढ़ता है, और आय उत्पादन बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने पूर्ण रोजगार की बात की। परंतु फिशर ने मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर का सीधा संबंध बताया है, और ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना यहाँ पर की। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण भी आलोचना की गई। फिर अब आलोचना इसलिए भी की क्योंकि अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की भी यहाँ पर उन्होंने अवहेलना की। उन्होंने कीमत स्तर के कई संस्थागत, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी तथा मनोवैज्ञानिक तत्व प्रभावित करते हैं, परंतु फिशर ने इन सब बातों की अवहेलना की, और फिशर यह मानते थे कि कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की पूर्ति का ही प्रभाव पड़ता है और किसी चीज़ का नहीं। तो यहाँ पर तो ये तो मैंने बताया है आपको कि किस रूप में इनकी आलोचना की गई। फिर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, तो मैं और आपको बताती हूँ ये क्या क्या मान्यता है इसकी मान्यताएं हैं कि करेंसी और बैंक रोजगार की स्थिति में होती है, और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। व्यापारिक सौदे की मात्रा को स्थिर मान लिया जाता है। मुद्रा की पूर्ति को सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रा की मात्रा को सक्रिय तत्व माना जाता है, और कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व माना जाता है। और फिशर का विनिमय समीकरण दीर्घकाल से संबंध रखता है, न कि अल्पकाल से संबंध रखता है। तो ये तो मैंने आपको बताया इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं।
और क्या क्या किस तरह इसकी आलोचना की गई है ना। तो ये चैप्टर इतना ही है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें कैम्ब्रिज और कीन्स का सिद्धांत शामिल है। इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।